स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए, और ये चीज़ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन जो है ये वेरी करती है while depending upon the morphology of material जो है of nanoparticles, size of the nanoparticles and composition of the nanoparticles। तो इन वजह से उनका जो ऑप्टिकल बिहेवियर है, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स है ऑफ नैनो पार्टिकल्स वो चेंज हो जाता है। मीन कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है विद डिफरेंट साइजेस वाले पार्टिकल से तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो डिफरेंट मिलेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये शेप है, ये साइज है, एक पार्टिकल है उसका ये साइज है, इसी तरह एक पार्टिकल है उसका ये साइज है, ठीक है, और एक पार्टिकल इसका ये साइज है। ये डिफरेंट साइजेस है मेरे पास, ठीक है। तो इनका अगर एब्जॉर्प्शन, इसको मैं कहता हूँ ए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे हो सकता है? ये वेवलेंथ है आपके पास जो कि आप नैनोमीटर में लेते हैं, ये एब्जॉर्बेंस है, इसकी यूनिट्स आर्बिट्रेरी यूनिट आप लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कि मैं कहता हूँ ए है, ए का साइज छोटा है तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो हाई एनर्जी की तरफ ज्यादा होगा, मीन कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ इसका जो है रिस्पॉन्स है। तो मतलब अगर इसका ए का मैं बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो बाकी चीजें बाद डिस्कस करते हैं कि ये बैंड क्यों बना, ये चीज क्यों बनी। अगर बी का बनता है तो वो थोड़ा सा आगे जाके बनेगा, मीन कि उसका साइज थोड़ा सा ग्रेटर है। सी का करते हैं तो वो कुछ लो बनेगा, डी का करते हैं तो वो कुछ लो बनेगा। अगर इसको बाद ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो अब ये देखें कि इनकी जो पीक पॉइंट्स हैं, ये जिसको आप लैम्डा मैक्स में बोलते हैं, वो वेरी करते हैं साइज के चेंज होने से। इसी तरह साइज के चेंज होने से बैंड गैप भी चेंज हो जाता है। साइज के चेंज होने से बैंड गैप भी चेंज हो जाता है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जब साइज नैनो पार्टिकल्स का डिक्रीज करता है तो बैंड गैप इंक्रीज कर जाता है, मीन के दे नीड हाई एनर्जी फॉर एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे, इस पर आप आर्टिकल भी पढ़ेंगे, असाइनमेंट भी होगा, वो देखेंगे कि जब साइज जो है वो डिक्रीज करता है तो उसका बैंड गैप इंक्रीज कर जाता है। बैंड गैप क्या है? एक मैंने लास्ट इनिशियल स्टेज पे एक जब इनिशियल लेक्चर्स हम डिस्कस किए थे तो वहां पे भी हमने बात की थी कि जब साइज डिक्रीज होता है तो आपने उस पार्टिकल को स्टडी करना है ऑप्टिकली, तो आपको हाई एनर्जी की रेज चाहिए होंगी टू इंटरेक्ट विद दैट स्पेसिफिक पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह फिर उनमें शिफ्ट आता है चीजों का, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कंपोजिशन वेरी कर रही है, सपोज आपके पास एक ए है मटेरियल, कोई ए है वो ये है, और एक आपके पास बी आ गया, बी इज एनी अदर पार्टिकल, ठीक है। वो साइज भी चेंज हो सकता है, वो उसकी कंपोजिशन है, सपोज कि हम कहते हैं कि सेम साइज है, ठीक है, मगर डिफरेंट कंपोनेंट है, ये है। अब इनका ग्राफ बनाते हैं तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन में ये अगर सपोज कि ये ए कुछ इस तरह बिहेव कर रहा है, उसका कुछ इस तरह का एब्जॉर्प्शन गैप आ रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है, या वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है, इस तरह से ए जो है। जब हम बी बनाते हैं, बी दो तरह से बी हो सकता है। अब एक और चीज भी है, बी में हो सकता है कि बी की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि कंपोजिट नेचर। हो सकता है कि अगर ए ज्यादा है बी कम है तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ही आए और साथ में कुछ इस तरह का भी शो कर दे, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है ये तो वो शो कर रहा है कि वो ए की नेचर का है, और ये जो है ये बी की नेचर, ये पार्ट बता रहा है कि यहाँ पे और कंपोजिशन चेंज हो गई है, तो ये भी पता लग जाता है। जब हम डोपिंग की बात करते हैं तो ये
सम सॉर्ट ऑफ कंपोजिट नेचर है जिसमें ए भी है और बी भी है, तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ बी का इस तरह से आएगा, और कंपोजिट अगर ए और बी दोनों का है तो वो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, अगर तो वो ए और बी है और डोपिंग हो रही है, क्या हो रही है, डोपिंग हो रही है, डोपिंग अगर अच्छी डोपिंग हो रही है, मीन के वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर के अंदर बी जो है उसने अच्छे तरीके से ए को डोप किया है, बी ए के अंदर जो है वो उसके स्ट्रक्चर में अच्छी तरह होमोजेनियसली मिक्स हो गया, उसके स्ट्रक्चर में आके एडजस्ट हो गया, तो फिर जो है वो अगर ये आपके पास ए है ये, तो बी में वेरिएशन जरूर आएगी, मगर वो कुछ इस तरह का ही रहेगा, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, मगर उसमें यहाँ पे इस तरह के जो है वो बैंड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि डोपिंग में भी हो और कुछ पार्ट अनडोप्ड भी रह गया हो, जो कि फिर कंपोजिट नेचर थोड़ी सी शो करे, मगर अगर अच्छी डोपिंग हुई है तो वो कुछ इस तरह की चीजें शो करेगा। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटीरियल ये भी आपको बताता है कि वो मटीरियल की नेचर कौन सी है, कंपोजिट है, डोप्ड है या प्योर है, मगर फिर आपको एक्सपेरिमेंटली भी पता है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें दीज आर एक्चुअली एविडेंसेस, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने चीज सिंथेसाइज की, आपने बना ली, यू नो कि आपके पास ए क्या था, बी क्या था, आपने उनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने उनको ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए स्टडी किया। अब आपको पता है ए क्या है, यू नो वेल कि बी क्या है, आपने क्या किया था वो भी पता है, मगर जब डोपिंग होती है तो वो कुछ इस नेचर का आना चाहिए। ठीक है, और जब आप कंपोजिट बनाते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ दम भी आता है। फिर जब बैंड गैप निकालते हैं तो फिर ये बैंड गैप पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक मटेरियल है वो कंपोजिट नेचर का है, बैंड गैप एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, बैंड गैप हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका मटेरियल जो है उसमें उसको कि कौन सी एनर्जी चाहिए फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए फोटोन होता है, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो वो कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह पार्टिकल्स का जो कलर है, नैनो पार्टिकल्स का कलर जो है वो भी इफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। मसलन आपके पास कोई ब्लू कलर के बनते हैं, कोई ब्लैक कलर के बन गया, कोई व्हाइट पाउडर बन गया, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट करते हैं उसकी ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन पे, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स पे। अब ये तो बात थी एब्जॉर्प्शन और बैंड गैप तक। एक और नई चीज है जिसको भी हम स्टडी करेंगे, तो आपने देखा कि अगर साइज चेंज हुआ है तो साइज के चेंज होने से कलर भी चेंज हो जाता है, तो लाइट की डायरेक्शन है उस वजह से कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये भी एक पार्टिकल्स की, नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में शामिल है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिकल रिस्पॉन्स। एक फिर इसके बाद है हमारे पास PL, हम बोलते हैं PL स्टैंड फॉर फोटो फोटोलुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस क्या होता है कि जब आपके पास ये वैलेंस स्ट्रैंड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, आप इनको फोटोन देते हैं, एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है, ये वैलेंस बैंड है। इधर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये होल जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो एक्साइटेड स्टेट है वो थोड़ी सी सिंपल भी होती है, फिर रिलैक्स होकर नीचे कंडक्शन बैंड में आता है। यहां से जब वो नीचे आता है, ठीक है, इसके बारे में हम काफी डिटेल पढ़ेंगे। होता है कि ये है कि ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ये थोड़े से रिलैक्स होके कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट है वहां पे आते हैं। ठीक है, अब वहां से फिर ये नीचे आते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर स्टेइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए वो वहां रहता है और फिर नीचे आ जाता है।
जब नीचे आता है तो ये लाइट एमिट करता है। वो जो लाइट है वो इसको हम कहते हैं लुमिनेट। वो क्या होता है? ल्यूमिनेसेंस। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें फोटोन की एक्साइटेशन होती है। द प्रोसेस, इसको क्या हम लिखते हैं बेसिकली? फोटोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? द प्रोसेस in which excitation of photon is followed by the emission of photon. ठीक है, excitation of photon is followed by the emission of photon is called photoluminescence. ठीक है, photoluminescence। तो इसको हम अगर डायरेक्ट प्रोनाउंस करें तो फोटोल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है बेसिकली? इससे पहले क्या हुई, हमने ये इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए, एक्साइटेशन हुई किसकी? फोटॉन की। तो ये प्रोसेस क्या होगा बेसिकली? द प्रोसेस इन विच फोटॉन एक्साइटेशन इज फॉलोड बाय फोटॉन एमिशन। तो इसको क्या कहते हैं? फोटोल्यूमिनेसेंस। तो एब्जॉर्प्शन के केस में आप इस चीज को डील कर रहे हैं कि फोटोन अब्सॉर्ब हो रहा है, और ये जो एमिशन होती है ये चूंकि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन सी लाइट एमिट करता है। तो एमिशन का जो फिनोमेना है ये किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे। डिफरेंट सब्सटेंसेस आपको डिफरेंट टाइप की एमिशन शो करते हैं। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इफ यू आर डीलिंग विद नैनो पार्टिकल देन इट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल जो आपने बनाया है, जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। मीन के कुछ सब्सटेंसेस में ये एमिशन अच्छी होगी, कुछ में कम होगी, कुछ का वेवलेंथ ज्यादा होगा, कुछ में कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे कि वो क्या है, वो क्या करता है। तो ये एमिशन कम या ज्यादा होना किस पे डिपेंड करता है? दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एंगेजमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एंगेजमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट। तो वो जब एक्साइटेड स्टेट पे है तो वहां भी उसकी कैसी एंगेजमेंट्स हैं, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर उसको नहीं कर रहे तो वो फौरन नीचे आ जाएगा, तो इट विल शो द एमिशन। ठीक है, अगर वो वहां पे कहीं एंगेज हो गया है, कुछ और प्रोसेस में लग गया है, स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, या किसी और काम में वहां पे यूज हो गया है, ये हम देखेंगे कि वो क्या चीजें हो सकती हैं। तो फिर उसकी एक्साइटेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हम काम किस पे कर रहे हैं? हम यहाँ पे फोटोल्यूमिनेसेंस में फोटोन एमिशन की बात करते हैं। जब एमिशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट EMI, एमिशन इंटेंसिटी। तो जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम फोटोमीटर पे काम करते हैं तो आप एब्जॉर्प्शन को डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने लाइट की वो नेचर देखनी है जिसमें एमिशन हो रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारा प्लॉट बनता है, जो ग्राफ बनता है, इधर आप वेवलेंथ लेते हैं और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लेते हैं। नहीं, ये मैंने जानबूझ के बोला, एब्जॉर्प्शन नहीं लेते बिकॉज वी आर डीलिंग विद एमिशन। तो यहाँ पे क्या होगा? एमिशन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमें एमिशन इंटेंसिटी के साथ डील करना है। तो इससे में ये भी आइडिया होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है कंडक्शन में, फिर नीचे होल वैलेंस में है, तो ये टेक्निक जो है हमें ये भी बता सकती है कि आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहा, या ऊपर रहा वैलेंस बैंड में या वैलेंस पोजीशन पे नहीं आया। तो उसको क्या कह सकते हैं? वी कैन फाइंड द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। मीन लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, वो भी हम इस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। वो इसकी फर्दर टाइप है जिसको हम कहते हैं टाइम रिजॉल्व फोटोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं उसको? टाइम रिजॉल्व फोटो
फोटोल्यूमिनेसेंस। तो उससे हम क्या कहते हैं, लाइफ मतलब लाइफ जो है उसकी लाइफ ऑफ स्टे टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का, वो भी निकाल सकते हैं। एक चीज। दूसरी, ये जो फोटोल्यूमिनेसेंस का बिहेवियर है ये हमें एक और अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, वो ये कि इधर के इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर है या नहीं है या नीचे आ गया, तो ये भी बता सकता है कि सिंपल जब क्लियर करते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस करते हैं हम, सिंपल जो टाइम रिजॉल्व ना हो, सिंपल हो, तो उसमें वो हमें क्या शो करता है कि हमें ये भी पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्वालिटेटिवली हमें आइडिया हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट ऊपर ज्यादा है या कम है। रिगार्डलेस हमें ये नहीं पता चलता कि वो ऊपर कहीं गेट हुआ है, अगर हो भी गया है तो वो किस पर्पस के लिए हुआ है वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता, मगर ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर है नीचे नहीं आया। वो कैसे पता चलता है कि सपोज एक मटेरियल ए है आपके पास, एक आपके पास बी है, ठीक है, आपने ए बनाया, उसका कुछ स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आया है, ठीक है, आपने इस चीज को देख लिया, ए एमिशन, जितनी एमिशन इंटेंसिटी हाई होगी, अब ये मैं टू ग्राफ्स बनाता हूं, एक ए है और एक ये बी है। अब यहां पे एमिशन इंटेंसिटी हाई है, जितनी एमिशन इंटेंसिटी हाई होगी, व्हाट डज इट मीन इन फैक्ट, जब एमिशन इंटेंसिटी ज्यादा है, इंक्रीज है, उसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर रहता है, फिर फौरन इमिट हो जाता है, आके लाइट के फॉर्म में एमिशन शो करता है। मीन के एमिशन इंटेंसिटी मीन एमिशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, एमिशन की कंसंट्रेशन मीन कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन, ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल वो ज्यादा एमिशन शो करता है, मीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर स्टे नहीं कर रहा, एंगेज नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो जो ऊपर जाता है फौरन नीचे आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एमिशन शो कर रहा है। इन कंपैरिजन जो ए बी क्या है, बी भी शो करता है, मगर रिलेटिवली यहाँ पे सिग्निफिकेंटली तकरीबन 50% उसने इलेक्ट्रॉन की एमिशन को डिक्रीज कर दिया, रोक दिया, कम कर दिया। जब उसने इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रोका, स्टॉप किया, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन कमिंग टू द valence band, but it is staying anywhere in the excited state, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है। अब हमें ये नहीं पता कि वो आगे कर क्या रहा है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, मगर इस ग्राफ में हमें ये बता दिया कि जो आपने मटेरियल बनाया है, the new one has the ability to stop electron or to has the ability to stop electron or has the ability to stay that electron over the excited state, वहां पे उसको रख रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा। अब उसका अगर फ्रूटफुल यूज हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम बाद में देखेंगे, वो किस टेक्निक से हम देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन आगे कहीं गया या वहीं रहा, या वहीं रहने के बाद थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। ये चीज हमें ये भी शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिलेटिवली फास्टर एमिशन शो करता है, हाई एमिशन शो करता है, और यहाँ पे लेस एमिशन। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की नहीं है, दिस इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस ए की होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये यूज पे डिपेंड करता है। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, आप कहते हैं कि उनमें से लाइट इमिट होती रहे, जितनी ज्यादा लाइट इमिट हो, हमें वो मटेरियल चाहिए जो ज्यादा लाइट इमिट करे, गुड। कहीं पे आपका यूज ये होता है कि हमें वो मटेरियल चाहिए जो लाइट इमिट ना करे ज्यादा, मगर वो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसी को आगे कहीं ना कहीं यूज करो, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूज करें, एमिशन ना हो। कहीं पे आप कहते हैं कि एमिशन हो, कहीं पे कहते हैं एमिशन ना हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर यू हैव, ठीक है, कि किस किस्म का। तो ये सिंथेसिस है, ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है, ये टेक्निक आपको ये बताती है कि आपने बेसिकली वो इंफॉर्मेशन आपको दे रही है कि भाई ये मटेरियल है और दूसरा आपके पास भी मटेरियल है, तो इसमें भी एमिशन हो रही है, इसमें भी हो रही है, मगर इसमें रिलेटिवली ग्रेटर एमिशन है और इसमें कम एमिशन। इसका क्या मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी नीचे आ रहा है, ऊपर उसको स्टे टाइम नहीं मिल रहा, मगर कितना टाइम है ये हम टाइम रिजॉल्व से निकाल सकते हैं, सिंपल से नहीं, वो जरा डिफिकल्ट है सिंपल से। और बी मीन के उसमें एमिशन कम है। एक बात, एक और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको, वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटो एक्साइटोन्स यहाँ पे क्या है, फोटो एक्साइटोन्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है एंड होल।
जब एक्साइटेशन होती है उस एक्साइटेशन के नतीजे में जो स्पीशीज बनती हैं दैट आर कॉल्ड फोटो एक्साइटोन्स। वो कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन बनता है ऊपर जाता है और एक और नीचे बनता है। तो ये जो फोटोलुमिनेसेंस है ये एक और भी इंफॉर्मेशन देती है। वो क्या? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उसको आपने कहीं ना कहीं यूज करना है। आप ऑक्सीडेशन में यूज कर सकते हैं, आप रिडक्शन में यूज कर सकते हैं, वो अब आपका अपना पर्पस है, वो आप कहाँ यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन कि वो आपकी जो आगे स्पीशीज हैं वो क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब लाइट नीचे आएगी तो वो नीचे आके क्या करेगी? वो जो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, लाइट तो हिट होगी, नीचे आके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा, अब इसमें क्या है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, बड़ा फास्टली आ रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन में आ रहा है, लाइट इमिट हो गई और इलेक्ट्रॉन नीचे आके रिकम्बाइन हो गया। और इसमें भी हो रहा है, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन ग्रेटर है ए में, और बी में इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम है। तो इसका एक भी पर्पस, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इस मटेरियल में जिसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम है उसमें क्या होता है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को और इस होल को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं फर्दर, उसके नीचे रिकम्बाइन होने से पहले आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर एक मटेरियल ए है और एक आपके पास बी है, अब आपके पास इजी होगा कि ये जो बी वाला मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन और होल को यूज करना, क्योंकि उसमें रिकम्बिनेशन का प्रोसेस स्लो है और यहाँ पे ए में फास्ट है। तो आप जहाँ पे फास्ट रिकम्बिनेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेटली फर्दर किसी पर्पस के लिए यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बी में वो इजी है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रा है ये आपको ये भी बता रहा है कि जो ए मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन फास्ट है और इसमें कम है। तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है कि आपने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन बहुत ज़्यादा थी। आपने क्या किया कि आपने अब जाके नहीं यार इसको तो मैंने कहीं और यूज़ करना है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम चाहिए, या इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेपरेट ज़्यादा देर तक रहे, ये बात है, वो भी आपको चाहिए। तो उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल भी कहते हैं। तो बी में सेपरेशन जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर टाइम के लिए है, और ए में जो है वो सेपरेशन वो लेस है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा मटेरियल बनाऊं जिसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम हो, भाई क्यों? बिकॉज यू वांट टू यूज द photoexciton such as electron and hole for some fruitful purposes। आप उनके लिए उनको यूज करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम हो, तो आपने वो बनाया। हाउ डिड यू नो? आपको कैसे पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन कम है या ज्यादा है, या चेंज हुई है या नहीं हुई? उसके लिए यू विल गो फॉर फोटोलुमिनेसेंस, पीएल की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे? इस टेक्निक की तरफ जाएंगे। तो वो फ्लोरेसेंस, तो ये बेसिकली क्या है? फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है, ठीक है। फ्लोरेसेंस में आपके पास पता है आपके पास फ्लोरेसेंस है, उसमें फिर फास्ट फ्लोरेसेंस भी आता है। तो ये फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है। एमिशन हुई, एमिशन के बाद आपने देखा, तो अब आपने जो बी मटेरियल बनाया, इट हैज बेटर एबिलिटी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर द पर्पस, फॉर द फर्दर फ्रूटफुल पर्पस, ठीक है। अदरवाइज अगर हीट या आईआर इस फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये जो आप यूज करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल को, अब इससे एक आगे क्वेश्चन आता है कि भाई जो मैंने भी वर्ड बोला है टू ट्रांसफर, अब ये तो हमने कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इट इज स्टेइंग ओवर देयर, तो उसका पीएल स्पेक्ट्रम में एमिशन इंटेंसिटी लेस है। ये भी आपको पता चल गया कि जी होल अभी नीचे है, वो रिकम्बाइंड इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइंड नहीं हुए। ये कैसे पता चलेगा कि ये आगे ट्रांसफर भी हुए या वही रहे या थोड़ी देर बाद फिर रिकम्बाइंड हो गए? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ और टेक्निक्स हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। अब जब आपने मटेरियल बना लिया, आपको कैसे पता चला कि इसकी रिकम्बिनेशन
तरह से है, कुछ इस तरह से है, कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज होगा। जो ये देखा गया है कि जब हम कैटालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, कैटालिसिस की बात करते हैं, तो कैटालिसिस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि खास तौर पर ये फोटो कैटालिसिस की बात कर लें, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है उसको हम किसी फर्दर आगे पर्पस के लिए यूज करें। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो वो किसी यूजलेस हो जाएगा। उसको नीचे आने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसकी एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है मटेरियल की, ठीक है। एमिशन इंटेंसिटी को कैसे कम करेंगे, उसके स्ट्रक्चर मटेरियल्स लाएंगे। वो कैसे कर सकते हैं, आप वो कंपोजिट बना सकते हैं, वो आप डोपिंग कर सकते हैं, मटेरियल को आपने चेंज करना, उसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, मीन कि कहीं ना कहीं आपने वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको एंगेज करने की कोशिश करनी है, और जो नीचे आपके पास होल है उसको भी कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन और होल में सेपरेशन चाहिए। यू डोंट वांट टू रिकंबाइन देम, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, ये पीएल से मिलती है। एक और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, पीएल आपको हेल्प करता है, जिस तरह बैंड गैप आपने फाइंड किया, बैंड गैप फाइंड करने के और भी डिफरेंट वेज हैं, तो पीएल स्पेक्ट्रा भी आपको हेल्प करता है टू फाइंड द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल, ठीक है, वो भी आपको हेल्प करता है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि समटाइम यूजुअली जो फर्स्ट एक्साइटेशन होती हैं, मसलन अगर आप जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, सिंपल एक जिंक ऑक्साइड मटेरियल लेते हैं हम, तो पीएल में आपको बेसिकली किस चीज के साथ डील करना है, यू हैव टू डील विद एमिशन डेंसिटी, एमिशन बार-बार बोलो, ये आपके पास है, ये वेवलेंथ है और ये एमिशन डेंसिटी, ठीक है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि ये 200 टू 400 है और ये फिर आगे आपका 900 तक 800 तक है। तो इस तरह की अगर कुछ गैप्स आ जाते हैं, बैंड आ जाते हैं, तो ये यहाँ से भी आप बैंड गैप निकाल सकते हैं। ये जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा यहाँ पे मैक्सिमम एक्साइटेशन जो हो रही है, इसको नीचे ले, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो हो रही है, वो लैम्डा मैक्स का सपोज ये आ जाता है 380 है। तो आपको पता है कि ये हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है कि एनर्जी जो है वो किसके ऊपर होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब ये कितना है, 380 है, तो 380 नैनोमीटर, तो जब इसको करते हैं तो ये कुछ वैल्यू आएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आपको बैंड गैप देता है। तो इससे भी क्या है कि अब बैंड गैप जो आपने डिफ्यूज रिफ्रैक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हुए, टॉप प्लॉट को यूज करते हुए आपने निकाला, तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द बैंड गैप इवैल्यूएटेड फ्रॉम डिफ्यूज रिफ्रैक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो बैंड गैप की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर एक और चीज है कि इसमें डिफरेंट जो स्पीशीज हैं आपके पास, मसलन जिंक ऑक्साइड है या कोई और मटेरियल है, उनमें जो डिफरेंट एक्साइटेशन हो रही है उनको भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन अगर हो रही है तो साथ में डी एक्साइटेशन भी हो रही है, ठीक है। तो उनको भी, तो ये चीज जो है ये आपको डी एक्साइटेशन आप इसमें स्टडी करते हैं। वो डी एक्साइटेशन जब होती है तो लाइट इमिट होती है, वो जो लाइट इमिट होती है वो आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के केस में आपको लाइट जो एब्जॉर्ब मटेरियल की जो एब्जॉर्बेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी कर रहे होते हैं। मगर जब आप पीएल को देखते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं कि जो मटेरियल है, ठीक है जी, उसका एब्जॉर्बेंस का बिहेवियर तो ये है, मगर उसका एमिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमिशन की क्या प्रॉपर्टी है, तो वो आप स्टडी करने के लिए आप पीएल की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह जब भी हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें पीक हाइट होती है हमारे पास, ठीक है, पीक विड्थ होती है, ठीक होगा जी, पीक की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है जी, और पीक ब्रॉड है, पीक शार्प है, ठीक है। तो ये सारे जो पीक्स होती हैं, ये जो पीक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन की पीक आपकी कभी शिफ्ट हो जाती है, ब्लू शिफ्ट आ जाता है, कभी रेड शिफ्ट आ जाता है पीक में, इसी तरह पीक कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कोई भी स्पेक्ट्रम हो उसमें पीक की विड्थ कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी खासी मिलती है। ये सैंपल की प्योरिटी
क्वालिटी, कंसंट्रेशन, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट आ रहा है जब आप चेंजेस लाते हैं, तो ये भी स्टडी आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री मसल पीक पोलराइज्ड हो गई, पोलराइजेशन ऑफ पीक, इससे आप सिमेट्री ओरिएंटेशन इसको कर सकते हैं। मगर इसके अलावा और भी बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपने क्या देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करती है, एमिशन को, स्टे टाइम को आप टाइम रिजॉल्व से निकाल सकते हैं। फिर एक और चीज है, ये नहीं देखना आपने, सम टाइम ये होता है, सम टाइम ये भी होता है कि आपके पास एक पीक आ गई, सपोज कि हमने ये एमिशन इंटेंसिटी ले, ये हो गया, ये आपके पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आ, ये भी आ जाता है, बहुत सारे ऐसे होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये शार्प पीक है, ये एक ब्रॉड बैंड है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही पीक हो। इसमें हो सकता है कि जब इसको मैं बहुत केयरफुली एनालाइज करूं, बहुत केयरफुली एनालाइज करो, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी छोटी छोटी पीक्स हों। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब ये पार्ट में लेता हूँ, ये वाला इसकी एक खास वेवलेंथ है, ये यहाँ से मैं ये पार्ट मैंने इसको लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिया, तो ये कुछ हमें इस तरह नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये एक पीक नजर आ रही है, मगर यहाँ पे एक आपके पास ये देखें तो ये पीक भी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बैंड है, ये भी आ गया, और ये भी एक पीक आपको नजर आ जाती है यहाँ पे भी, तो ये भी आ गया। अब देखिए, एक ब्रॉड पीक के अंदर हो सकता है छोटी पीक्स भी हो, जब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन और डी कन्वोल्यूशन मीन कि आप पीक जो है उसको फर्दर आपने देखा कि उसकी फर्दर स्प्लिटिंग क्या है, फर्दर को उस पर और क्या, तो ये कंपोजिशन, ये चीज आप एक्सआरडी के लिए भी करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए भी कर लेते हैं, ये हम पीएल के लिए भी करते हैं, ये रोमा में भी कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस में भी कर सकते हैं। मीन के फर्दर आप पीक्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की आपको एक पीक नजर आ रही है, मगर यहाँ पे जब आपने देखा उसको केयरफुल ऑब्जर्वेशन की तो देखा नहीं ये पीक नहीं थी, ये फर्दर भी स्प्लिट हुई है। ठीक है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये भी हम देखते हैं। फिर क्या होता है कि पीक की पोजीशन चेंज हो जाती है। बस पहले पीक यूं आई हुई है, जब आपने कमीशन ली तो हो सकता है पीक थोड़ी सी ऐसे आ जाए, तो ये जो शिफ्टिंग है ये भी एक इंफॉर्मेशन है। पीक का छोटा बड़ा होना ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पीक की विड्थ का बढ़ जाना, ठीक है, बस पीक एक आपके पास ये शार्प पीक आती है यू करके, ठीक है, एक आपके पास यू बैंड आ जाता है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो इस चीज को भी हम देखेंगे कि बैंड जब बनता है तो मींस कि वो होमोजेनियस वो पार्ट एक तरह का नहीं है, उसमें डिफरेंट छोटे छोटे और भी हैं जिनको आप फर्दर डीकैलकुलेट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पीएम।